हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 31 जुलाई 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। निसर मिशन यानी नासा और इसरो का जॉइंट एक स्पेस प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है। ये सोचो, अगर एक सैटेलाइट ऐसा हो जो दुनिया के हर कोने को हर 12 दिन में, हर मौसम में, दिन हो या रात, स्कैन कर सके तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा। ये काम करेगा निसर यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर सैटेलाइट, जो 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लॉन्चिंग में GSLV F-16 रॉकेट की यूज़ की गई थी। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इसरो और नासा का। निसर दुनिया के पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 सिंथेटिक एपर्चर रेडर्स, एक एल-बैंड जो नासा ने भेजा है और एक एस-बैंड जो इसरो का है, ये साथ लेके जा रहा है। अब ये एल-बैंड और एस-बैंड क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो, एक घना जंगल है जिसमें हर जगह फॉलिएज यानी हर तरफ घने पत्ते हैं। अब अगर आप इस जंगल के ऊपर से एक फ़ोटो लेते हो तो सिर्फ पत्ते ही दिखते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो समझ नहीं आता। लेकिन एल बैंड रेडर का वेवलेंथ इतना लंबा होता है कि ये फॉलिएज के नीचे जा सकता है और एक्चुअल में ज़मीन के ऊपर क्या स्ट्रक्चर्स है या कितना फॉरेस्ट बायोमास है, ये सब डिटेक्ट कर सकता है। वैसे ही एस बैंड रेडर एक शॉर्ट वेवलेंथ का होता है नॉर्मली, और ये पत्तों से टकरा जाता है यानी सरफेस से ही वो डेटा दे सकता है। इसलिए L-band is useful for dense forest, agricultural mapping, or even disaster zones with heavy vegetation, whereas S-bands are used for other purposes. तो ये दोनों मिला के लेकिन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों को मिलता है। इसका कॉम्बिनेशन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अर्थ की सरफेस को ऊपर से लेके नीचे तक हर लेयर को सिस्टेमेटिकली मॉनिटर किया जा सकता है। ये दोनों मिलके हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजरी देंगे हर 12 दिन में, और डेटा मिलेगा अर्थ के फॉरेस्ट बायोमास, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्लेशियर मूवमेंट और इवन लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स के बारे में। एंटेना साइज भी ध्यान देने लायक है। 12 मीटर डायमीटर का रिफ्लेक्टर स्पेस जो है ऊपर आप देख सकते हो फोटो में, उसमें वो अनफोल्ड होगा स्पेस में जाके। वो इमेजिंग जो उसका इमेजिंग रेंज है वो हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर्स तक। इसका मिनिमम लाइफ स्पैन अभी 3 साल होगा ये बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा भी होने का संभावना है। निसर का डेटा ना सिर्फ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में काम आएगा बल्कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, डिजास्टर रेस्पॉन्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करने के लिए भी क्रूशियल होगा। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन महादेव एक स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिज्म एफर्ट। जैसे कि वी आर ऑल अवेयर कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू एंड कश्मीर का पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था और उसके मास्टरमाइंड्स को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन महादेव। इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर 3 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को एनकाउंटर में एलिमिनेट किया। ये ऑपरेशन एक एग्जाम्पल है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन से इंटेलिजेंस, ग्राउंड एक्शन और टैक्टिकल प्लानिंग के एक साथ अगर आ जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ये एक उदाहरण है। UPSC GS पेपर 3 में रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज इन इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ऐसे ऑपरेशंस का जिक्र आप कर सकते हो। आप इसे रिसेंट एग्जांपल्स के तौर पे भी कोट कर सकते हो। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है पॉलिसी और एजुकेशन रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अभी हाल ही में 5 साल कंप्लीट हुआ है, इसलिए इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा जानना ज़रूरी है इसके बारे में। 5 साल पहले 2020 में गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जिसमें स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था 10+2 सिस्टम हटा के 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लाया गया, जिसमें 3 साल का फाउंडेशनल स्टेज भी इंक्लूड किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम एज 3 ईयर्स से स्टार्ट हो गया था। अभी इसका की हाईलाइट्स क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए कुछ ऐसा किया गया था कि NAP का सबसे पहला फोकस जो था ये था कि ग्रेड 3 तक हर बच्चे को बेसिक रीडिंग और एरिथमेटिक सिखाया जाए।
इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया निपुण भारत इनिशिएटिव, जिसका गोल है कि कोई भी बच्चा लर्निंग के बेसिक स्टेज में पीछे ना रहे। दूसरा हो गया टीचिंग इन मदर टंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि कम से कम ग्रेड 5 तक और अगर हो सके तो ग्रेड 8 तक बच्चों को उनकी माँ की भाषा, मदर्स टंग होता है उससे, या रीजनल लैंग्वेज जो आप बोलते हो, उसमें पढ़ाया जाए। इसका रीज़न सिंपल है, रिसर्च कहता है कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में जल्दी और आसानी से सीखता है। तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल हायर एजुकेशन। एनईपी एक रिजिड स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम को तोड़ता है। अब स्टूडेंट साइंस के साथ म्यूजिक या हिस्ट्री के साथ कोडिंग पढ़ सकता है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसे एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, वेस्ट नहीं होता है उसका। जो अभी तक उसने पढ़ा है वो वेस्ट कभी नहीं होता है, वो बाद में जाके उसका यूज़ कर सकता है, उपयोग कर सकता है। चौथा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेशन। 2025 तक टारगेट है कि 50% लर्नर्स को स्कूल लेवल पर ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाए, जैसे कारपेंट्री, कोडिंग, डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। ये इंश्योर करेगा कि स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड स्किल्स में भी लेके ग्रेजुएट हो। और पांचवा जो है डिजिटल लर्निंग को हर कोने तक पहुंचाना है। दीक्षा, पीएम ई विद्या जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लर्निंग को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाया गया है। कोविड के बाद जो डिजिटल गैप सामने आई है उनको एनईपी एक्टिवली ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। एनईपी के अचीवमेंट्स को भी अभी थोड़ा देख लेते हैं जो काफ़ी नोटेबल है। एसर 2024 रिपोर्ट के हिसाब से ग्रेड 3 के 23.4% स्टूडेंट्स अब ग्रेड 2 का टेक्स्ट पढ़ सकता है, जो 2022 में सिर्फ 16.3% था। दीक्षा ने 5 बिलियन लर्निंग सेशंस क्रॉस कर लिया है विद ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कुछ चैलेंजेस भी अभी देख लेना चाहिए हम लोगों को, जो हमने आंसर राइटिंग में कभी कभी हेल्प कर सकता है। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रिजेक्ट किया। रूरल एरियाज़ में डिजिटल डिवाइड काफ़ी गहरा है। फंडिंग और टीचर ट्रेनिंग के इश्यूज भी इससे रिलेटेड है। सो अभी क्या होता है कि इस टॉपिक को आप GS2 एजुकेशन, GS3 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं फाइनल टॉपिक पर। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो लगभग 12,261 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेगा, जो उसके ग्लोबल वर्कफोर्स के अराउंड 2% है। लेकिन अभी ये देखिए, न्यूज़ UPSC के पर्सपेक्टिव से ये नंबर, ये इंडिविजुअल कंपनी का डिसीजन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के पीछे के स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स और एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स चेंजेस को समझना। ये इशू कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठाता है जो GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और ऐसे पेपर के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। बेंच पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है, AI और ऑटोमेशन वर्कफोर्स को कैसे रीशेप कर रहे हैं, स्किल गैप और रीस्किलिंग में क्या चैलेंजेस है, मेंटल हेल्थ और जॉब सिक्योरिटी जैसे ह्यूमन सेंट्रिक इश्यूज कैसे एड्रेस हो रहे हैं, ये सब इस टॉपिक को पढ़ने से आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या होती है ये बेंच पॉलिसी। IT इंडस्ट्री में बेंच का मतलब होता है वो एम्प्लॉयज़ जो एक्टिवली किसी बिलेबल प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होते, लेकिन अभी भी कंपनी के पेरोल पे होते हैं। ये लोग या तो नए प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं या फिर ट्रेनिंग या ट्रांजिशन फेज में होते हैं। ट्रेडिशनली बेंच एक बफर जोन होता है ताकि कंपनी तुरंत क्लाइंट डिमांड पर रिस्पॉन्स दे सके, लेकिन अब TCS ने अपनी बेंच पॉलिसी को टाइटन कर दिया है। अगर कोई एम्प्लॉय 35 दिन यानी 35 डेज से ज़्यादा बेंच पे रहा तो उससे ले ऑफ किया जा सकता है। इस पॉलिसी पर IT यूनियन नेट्स ने लेबर मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दी है कि जिसमें पॉलिसी के कोअर्सिव और प्यूनिटिव और इनह्यूमन नेचर को बताया गया है। लेऑफ्स के पीछे का मेजर रीजंस क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। पहला हो गया AI और ऑटोमेशन। एंट्री लेवल और रिपीटेटिव टास्क्स अब मशीन और एल्गोरिदम से किया जा रहा है। इस वजह से ट्रेडिशनल रोल्स जैसे मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग रिडंडेंट होते ही जा रहे हैं। स्किल मिसमैच भी है। इंडस्ट्री अब क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और जनरेटिव AI जैसे डोमेन्स में जा रही है, लेकिन मिड लेवल प्रोफेशनल्स को इन न्यू टेक डोमेन्स में शिफ्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। ट्रेनिंग कॉस्ट, एडेप्टेबिलिटी और एक्सपोजर की भी कमी है। ग्लोबल स्लोडाउन भी देखने को मिलता है। इस वन ऑफ द रीजंस लाइक IT सेक्टर मेजरली एक्सपोर्ट ड्रिवन होता है। US और यूरोप जैसे मार्केट्स में डिमांड अगर स्लो डाउन होता है तो उससे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। ये क्लाइंट साइड अनसर्टेनिटी हायरिंग और वर्कफोर्स साइज दोनों को इफेक्ट कर रही है।
प्रोडक्ट सेंट्रिक मॉडल्स भी एक रीज़न हो सकता है। पहला कंपनीज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टाफिंग करती थी, अब एजाइल प्रोडक्ट सेंट्रिक टीम्स बन रही हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बेंच का कॉन्सेप्ट इरेलेवेंट होता जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? जॉब इनसिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये जॉब इनसिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आईटी एम्प्लॉयज़ स्पेशली फ्रेशर्स और बेंच स्टाफ के बीच बढ़ रहा है अभी, ठीक है। और टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो आईटी जॉब्स के सहारे अपवर्ड मोबिलिटी देखते थे, अब करियर पाथ कुछ अनसर्टेन फील हो रहा है उन लोगों के लिए। एक समय पर एस्पिरेशनल सेक्टर माने जाने वाले ये आईटी सेक्टर जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है, अब ये ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो रहा है इसमें, बोथ अमंग स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ये भी थोड़ा जान लेते हैं। एम्पैथेटिक बेंच मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ रिजिड कट ऑफ जो हम लोगों ने देखा है 35 दिन का होता है अभी टीसीएस का, कंपनीज को एक टियर्ड सिस्टम बनाना चाहिए जहां एक्सपीरियंस, स्किल मैच और लर्निंग कर्व के बेसिस पर बेंच ड्यूरेशन डिसाइड हो। मास रीस्किलिंग ड्राइव होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट और एडटेक फर्म्स मिलके एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में अफोर्डेबल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च करें। कंपनीज इंसेंटिव्स भी दे सकती है, जैसे टेक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने पर प्रमोशन या बोनस। पॉलिसी एंड लेबर प्रोटेक्शन रिफॉर्म, आईटी सेक्टर को भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के एम्बिट में लाने की डिमांड हो रही है ताकि लेऑफ्स के टाइम ड्यू प्रोसेस फॉलो हो। साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स का होना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इशू सिर्फ एक कंपनी का एचआर डिसीजन नहीं है, बल्कि एक वाइडर रिफ्लेक्शन है कि इंडिया की डिजिटल वर्कफोर्स को नए ज़माने के लिए कैसे तैयार करना है। ये टॉपिक यूपीएससी GS3 एम्प्लॉयमेंट, पेपर 2 लेबर राइट्स और ऐसे पेपर में आप यूज़ कर सकते हो। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। दिस इज़ फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।